सुप्रभात बच्चों। बीए सेकेंड ईयर क्लास। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी की गद्य विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। गद्य विद्याओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी आदि सभी विद्याएं समाहित होती हैं। और हमारा आज का विषय है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। आधुनिक काल में जो गद्य विधाएं विकसित हुई हैं उनमें से उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से ही हुआ। उपन्यास अपेक्षाकृत नई साहित्यिक विधा है। साहित्य की एक नई विधा है जो 19वीं सदी में प्रचलन में आई। इसमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है, यानी उपन्यास के माध्यम से समाज का और व्यक्ति के जीवन का, उसके आंतरिक व बाह्य दोनों स्वरूपों को उभारने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कहानी क्या होती है, छोटी होती है और उपन्यास वृत्त होता है। उपन्यास बहुत बड़ा होता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, लेकिन उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है। इस विधा का प्रारंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ। भारतेंदु युग में ही ऐसी स्थिति बनने लगी थी कि लेखकों को एक नई विधा की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। दरअसल वे अपनी पूरी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। कविता, निबंध, नाटक, प्रहसन आदि साहित्य की जो अन्य विधाएं थी वो युगीन चेतना को पूरी तरह प्रस्तुत करने में असफल साबित हो रही थी। ऐसी दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान उपन्यास विधा की तरफ गया, यानी उपन्यास विधा को लाने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। वे बांग्ला उपन्यासों से परिचित थे और उसी तर्ज पर हिंदी में भी उपन्यास लिखना चाहते थे। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन का प्रारंभ बांग्ला व अंग्रेजी उपन्यासों के तुलना से हुआ। उनके प्रयास से अनेक बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ और कुछ उपन्यास हिंदी में लिखे भी गए। वे खुद भी उपन्यास लिखना चाहते थे, पर शुरुआती पृष्ठ ही लिख सके। उन्होंने अपने उपन्यासों का नाम रखा था एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। ऐसे निर्विवाद तथ्य है कि हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा बांग्ला के प्रभाव से प्रारंभ हुई। भारतेंदु युग में ही उपन्यास लेखन की नींव रखी जा चुकी थी, इसलिए भारतेंदु को ही उपन्यास कला का जो प्रवर्तक माना जा सकता है, पर उसे प्रेमचंद ने सही रूप, आकार और व्यापकता प्रदान की। प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर ही हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का विभाजन किया जाता है। उपन्यास के लेखन के संबंध में आचार्य प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता को जानना चाहते हैं, उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद के उपन्यास लेखन को एक समग्र रूप मानते हुए कहा है कि यदि हम उत्तर भारत के जनता के बारे में, उत्तर भारत के उस समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम प्रेमचंद के उपन्यास पढ़कर हम समस्त उत्तर भारत के रहन सहन और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की परिस्थितियों का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के बारे में कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा रहा है। तो प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का कालखंड सन 1877 से 1918 तक माना जाता है। सन 1877 में सरदाराम फिलोरी ने भाग्यवती उपन्यास लिखा। यह उपन्यास उपदेशात्मक है, उपदेश देने के लिए
किसी के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से ये उपन्यास लिखा गया था। ये अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास तो नहीं है। मौलिक का मतलब मौलिक जो सही रूप से किसी दूसरी भाषा का अनुवाद नहीं किया गया, बल्कि जो वास्तविक चित्रण किया गया। हिंदी उपन्यासों में इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। हिंदी उपन्यासों के प्रेरणा स्रोत रहे बांग्ला उपन्यासों की भूमि बहुत उर्वर रही है। बांग्ला में सन 1877 के पहले बहुत से उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। उनमें भवानी चरण बंदोपाध्याय का नवबाबू विलास, टेकचंद ठाकुर का प्यारी चंद्र मित्रा और आलालेर घरेर दुलाल का बहुत से उपन्यास लोकप्रिय हुए। बांग्ला के कई उपन्यासों का प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर भी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। हिंदी उपन्यासों की भूमि बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद के द्वारा ही समृद्ध हो। यानी कहने का आशय है कि हिंदी उपन्यास लेखन की जो परंपरा है वो बांग्ला के उपन्यासों से प्रभावित होकर ही हुई। तो इस युग के दौरान पंडित सरदाराम फिलोरी ने कौन सा उपन्यास लिखा? भाग्यवती। और लाला श्रीनिवास दास ने दूसरा उपन्यास लिखा प्रेक्षागृह। तो हम हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का जिक्र करते हैं तो सरदाराम फिलोरी द्वारा लिखित भाग्यवती तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित प्रेक्षागृह। इनमें से जो भाग्यवती उपन्यास है वो उपदेशात्मक उपन्यास है, लेकिन जो प्रेक्षागृह उपन्यास है वो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को प्रमाणित करने वाला उपन्यास है। यह सुधारवादी प्रवृत्ति का उपन्यास है। इसलिए अधिकांश विद्वान प्रेक्षागृह को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यानी प्रेक्षागृह को ही पहला उपन्यास माना गया है। अब हम हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को समझने के लिए हम हिंदी उपन्यास को 3 चरणों में बांटेंगे। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर भारत की समस्त जनता को जानने का परिचायक किसे बताया है? प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु रखकर प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात हैं। तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हम इसको 3 चरणों में विभक्त करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। यानी इस प्रकार उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास से पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का अध्ययन करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में जो हैं वो देखो, यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था। प्रारंभिक का चरण का मतलब है आरंभिक, जब उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई है, आरंभिक चरण था। अतः यह विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई पहले चीज़ बनती है तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं, और इसीलिए धीरे धीरे वो विकास यात्रा को प्राप्त होती है और धीरे धीरे वो प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाती है। यानी उसके अंदर जो खामियां, जो कमियां रह जाती हैं वो पूरी कर ली जाती है और धीरे धीरे उसका जो सुधारवादी दृष्टिकोण है वो सामने आता है। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के बारे में हम बात करते हैं। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो हैं इसमें हम देखते हैं कि ये उपन्यास का प्रथम पीढ़ी कह सकते हैं इसको। इस समय उपन्यास अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रहा था। इस काल में लिखे गए उपन्यास है सुधारवादी एवं उपदेशवादी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशवादी। और उनका मूल उद्देश्य जो माना जाता है, मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है, मनोरंजन ही माना जाता है। सरदाराम फिलोरी एवं लाला श्रीनिवास के उपन्यासों का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद जो उपन्यास लिखे गए, इस काल में जो उपन्यास लिखे गए वो थे सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी आदि अनेक उपन्यासों की रचना हुई, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो लिखे गए, लोगों से, जनजीवन से, आम जनता से, साधारण जनता से इन उपन्यासों को कोई मतलब नहीं था। यानी जो उपन्यास लेखन चल रहा था, लेखक जो थे, इनका लोगों को सिर्फ मनोरंजन करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा था।
इन्हें आम जनता से कोई इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया था। तो इस काल के हम प्रमुख उपन्यासकारों के बारे में बात करते हैं, जैसे पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनके 3 उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान। ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास हैं। दूसरे हैं भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने श्यामा सौपन नामक एक उपन्यास की रचना की, जो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हैं लजाराम मेहता। इन्होंने सुधारवादी ढंग पर उपन्यास लिखे। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करते हुए निसाई हिंदू नामक उपन्यास लिखा। प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यासकार हैं, उनमें सबसे प्रमुख उपन्यासकार जिसको सर्वाधिक आदर से नाम लिया जाता है, वो हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। यानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु क्या थी? इन्होंने तिलिस्मी एवं एआरी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। इनका भी उद्देश्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना। उपन्यासों की विषय वस्तु क्या थी? तिलिस्मी एवं एआरी। ऐसा कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने, अहिंदी भाषियों का मतलब है जिन लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, ऐसे अनेक लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ना सीखी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं चंद्रकांता, काजर की कोठरी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया है कि पाठक की जो कुतूहल वृत्ति है, जिज्ञासा वृत्ति है, वो अंत तक जागृत रहती है। यानी शुरू से लेकर अंत तक पाठक जो है बोर नहीं होता, उबाऊ नहीं होता, वो उस घटनाओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है। तो इनकी जो जिज्ञासा वृत्ति है वो अंत तक जागृत रहती है और अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रहता है। भले ही साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोटि के उपन्यास नहीं है, किंतु पाठकों को बांधने की शक्ति इन उपन्यासों में थी। तो ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है। उसके बाद प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में कुछ और उपन्यासकार हैं, जैसे जासूसी उपन्यासकार। उनमें जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया गोपाल राम गहमरी ने। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब हम द्विवेदी युगीन कुछ उपन्यासकारों का नाम लेते हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियूद। इनका नाम भी उपन्यासकारों में बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। इनके 2 उपन्यास हैं जिनका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, और जबकि दूसरा अधखिला फूल में एक जमींदार की कामुकता वासना का परिष्कार दिखाया गया है। इस प्रकार इनके उपन्यास जो हैं सुधारवादी परंपरा के उपन्यास हैं। इस काल के जो हम अब इस काल का निष्कर्ष निकालते हैं, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का निष्कर्ष क्या है? इन उपन्यासों का प्रथम चरण था, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का यह समय प्रथम चरण था, इसलिए इनका उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही यह उपन्यास ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, उपन्यासों को एक नई दिशा देने का प्रयास अवश्य किया गया। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में वर्णनात्मकता, आत्मकथात्मकता एवं संवादात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। अब एक रास्ता बन चुका था, अब एक राजमार्ग बन चुका था जहाँ से आगे का रास्ता सीधा एवं सपाट था। इस काल के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए और जिनका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना था।
बच्चा जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, तो इसमें से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि यह प्रथम चरण था, लेकिन एक रास्ता बन चुका था। उपन्यास को एक नई दिशा दी जा रही थी। उपन्यास अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था। और कैसे उपन्यास लिखे गए? मुख्य रूप से उपदेशात्मक, सुधारवादी एवं लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से उपन्यास लिखे गए। प्रमुख उपन्यासकारों में जैसे प्रथम उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास को मान लिया जाएगा, और सरदार राम फिल्लोरी का भी भाग्यवती जो उपन्यास है, जो उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखा गया था, और सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री। तो हमने पहले चरण के बारे में पढ़ा। अब हम इसके हिंदी उपन्यास के जो जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम घेमरी आ गया, इनके उपन्यास ले लिए हमने। तो इस प्रकार हम दूसरे चरण के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा चरण है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। हालांकि 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का दूसरा चरण कहा जा सकता है। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम, यानी उपन्यास वाला जो प्रश्न है, उपन्यास का उद्भव, विकास, इसकी विकास यात्रा आदि का केंद्र बिंदु किसको लिया गया है? प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद की क्या उपाधि थी? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी, और ये उनकी महान प्रतिभा के कारण ऐसा संभव हुआ था, और महान प्रतिभा के कारण युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। शिल्प मतलब उपन्यास कैसे लिखे जाएं, उपन्यास लेखन का आरंभ किया उन्होंने ही। अब प्रेमचंद युग की समय सीमा है सन 1918 से 1936 तक, क्योंकि सन 1936 में प्रेमचंद अपने अल्पायु में ही इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए थे। तो उनका युग की समय सीमा 1918 से 1936। यह समय सीमा छायावाद युग की भी है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का जो महत्व है वह बहुत ही उपलब्धियों से भरा हुआ है। आज जो उनका उपन्यास को उन्होंने जो नई शिल्प दी, नया जो मोड़ दिया, नई जो दिशा दी, उसका विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति की गई, यानी जो सामान्य जनता है, क्योंकि पहले उपन्यास सिर्फ सुधारवादी, उपदेशात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए थे, लेकिन प्रेमचंद युग के जो उपन्यास लिखे गए उसमें सामान्य जनता की समस्याओं को उठाया गया। यानी उनका प्रेमचंद युगीन उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास थे, धरातल से जुड़े हुए थे। आम लोगों के जीवन की समस्याओं का चित्रण उनके उपन्यासों में किया गया था। उन्होंने अपने उपन्यासों में वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी वो इसलिए हुए क्योंकि उनके उपन्यास यथार्थवादी एवं आदर्शवादी थे। यथार्थवादी जीवन का यथार्थ चित्रण उनके उपन्यासों में किया गया। अब प्रेमचंद के उपन्यासों की विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने किन किन विषयों पर, किन किन समस्याओं का चित्रण अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। प्रेमचंद ने किन किन समस्याओं का चित्रण अपने उपन्यासों के माध्यम से किया, तो इनमें देखते हैं हम। देखो, प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, पहला विषय क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित उपन्यास लिखेंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की विषय वस्तु कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, इन्होंने ही कहा है कि सच्चे अर्थों में प्रेमचंद ही जो युग परिवर्तक, एक सच्चे उपन्यासकार के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन्होंने कहा है कि उत्तरी भारत की यदि समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति,
खान पान आदि के बारे में जानना है तो प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ लीजिए। इन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, ये व्याख्या आप लिखोगे नोटबुक में, नोट करोगे, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, पद दलित का मतलब कुचली हुई, अपमानित, जिसे बार बार तिरस्कार का सामना करना पड़ा, और उपेक्षित, जिसकी हर जगह अवहेलना की गई, जिसकी ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कृषकों की आवाज़ थी। यानी ऐसे कृषक वर्ग जो शताब्दियों से दबा कुचला हुआ था, जिसे अपमान का सामना करना पड़ रहा था,